फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी के खंड काव्य आलोक वृत्त, जो कि गुलाब खंडेलवाल जी द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं जो अथवा करके दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न पढ़ दे रही हूँ। आलोक वृत्त की कथा वस्तु यानी कि कथानक अथवा सारांश पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा आलोक वृत्त के आधार पर द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु का निरूपण कीजिए। और भी प्रश्न अथवा करके दिए हुए हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। आलोक वृत्त के कथानक में 8 सर्ग हैं, जिनकी कथा वस्तु संक्षेप में निम्नलिखित है। प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा तत्कालीन पराधीनता का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि भारत वेदों की भूमि रहा है। भारतवर्ष ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया कि ज्योति, किंतु दुर्भाग्यवश एक ऐसा समय आया कि भारतवासी यह भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष पूर्व चला गया और दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्मय विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुए, जिसने हमें विदेशियों की दास्ता से मुक्त करवाया। तो चलिए अब द्वितीय सर्ग के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। द्वितीय सर्ग में गांधी जी के जीवन के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। वे बचपन में कुसंगति में फंस गए थे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने पिता के समक्ष अपनी त्रुटियों पर पश्चाताप किया और दुर्गुणों को सदैव के लिए छोड़ने की प्रतिज्ञा की और आजीवन उसका निर्वाह किया। इसके बाद कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। इसके कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। उनकी मां ने विदेश में रहकर मांस मदिरा का प्रयोग करने के लिए मना किया था। मद्य मांस मदिराछी से बचने की शपथ दिलाकर मां ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भी वे एक दिन एक कुलसित जगह पर चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को कलुषित नहीं किया। वहां से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत आने पर उन्हें उनकी माता के देहांत का दुखद समाचार मिला। यहीं पर द्वितीय सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तो चलिए मित्रों, अब हम तृतीय सर्ग, जो कि है गांधी जी का अफ्रीका प्रवास, के बारे में देखते हैं। तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका में निवास का वर्णन है। एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक गोर अंग्रेज ने उन्हें काला होने के कारण अपमानित करके रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। रंग भेद की इस कुटिल नीति से गांधी जी का हृदय बहुत ही दुखित हुआ। वे भारतीयों की दुर्दशा से चिंतित हो उठे। यहाँ पर कवि ने गांधी जी के मन में उत्पन्न अंतर्द्वंद का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर उन्होंने मानवता के उद्धार का प्रण लिया। पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाप्ति के बाद तृतीय सर्ग का समापन हो गया। तो चलिए अब चतुर्थ सर्ग के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। चतुर्थ सर्ग में गांधी जी का भारत आगमन के बारे में बताया गया है। चतुर्थ सर्ग में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। भारत आकर गांधी जी ने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृत किया। उन्होंने साबरमती नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया। अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजगोपालाचारी,
सरोजनी नायडू, दीनबंधु मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस आदि प्रमुख थे। अंग्रेज देश की जनता पर भारी अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन आरंभ किया, जिसमें वे सफल हुए। एक अंग्रेज द्वारा अपनी पत्नी के हाथों गांधी जी को विष देने का प्रयास किया गया, परंतु वह स्त्री गांधी जी के दर्शन कर ऐसा न कर सकी। इसके विपरीत उन दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया। इसी सर्ग में खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन भी हुआ है। कवि ने इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्रण विशेष रूप से किया है। तो चलिए अब पंचम सर्ग जो कि असहयोग आंदोलन है उसके बारे में देखते हैं। इस सर्ग में कवि ने यह चित्रित किया है कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता गया, अंग्रेजों की दमन नीति भी बढ़ती गई। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रेमियों का समूह नागपुर पहुंचता है। नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के ओजस्वी भाषण ने भारतवर्ष के लोगों को नई स्फूर्ति से भर दिया, किंतु अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति ने हिंदुओं मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया। उन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। कारागार से छूटने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, शराब मुक्ति, हरिजनोत्थान, खादी आश्रम का प्रचार आदि रचनात्मक कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन यापन करने की सोची। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन, यह पूरा करना होगा। बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। फिर लाहौर में स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव के साथ ही पांचवा सर्ग समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब छठे सर्ग जो कि नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है के बारे में देखते हैं। इस सर्ग में गांधी जी के द्वारा नए नमक सत्याग्रह का वर्णन हुआ है। गांधी जी के समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान पर पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही सर्ग समाप्त हो जाता है। तो चलिए सप्तम सर्ग जो कि है सन 1942 की जन क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया है। अंग्रेज सरकार भारतीयों को सहयोग चाहती थी, किंतु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। संपूर्ण देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इनका वर्णन कवि ने सजीव रूप से किया है। थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर मद्रास उधर, मरुस्थल में भी ज्वाला घर घर। कवि ने इस आंदोलन का वर्णन अत्यधिक ओजस्वी भाषा में किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी सहित सभी भारतीय नेता जेल में डाल दिए गए थे। पूरे देश में इसकी विद्रोही प्रतिक्रिया होती थी। कवि ने इसका इस तरह से वर्णन किया है। जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिरी की धूल चूल उखड़ती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं। इस सर्ग में कवि ने गांधी जी एवं कस्तूरबा के मध्य हुए एक वार्तालाप का भावपूर्ण चित्रण किया है, जिसमें गांधी जी के मानवीय स्वभाव और कस्तूरबा की सेवा भावना, मूक त्याग और बलिदान का सम्यक निरूपण किया गया है। चलिए अब अष्टम सर्ग जो कि है भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। अष्टम सर्ग का आरंभ भारत की स्वतंत्रता से किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश भर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दे, लपट में रोज की निज शीश धर हूँ। इस कल्याण की कामना के साथ ही खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब प्रश्न 2 जो कि है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। फ्रेंड्स में कई सारे अथवा करके दिए हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं।
आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, जिसमें पहला है सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। गांधी जी का आरंभिक जीवन एक सामान्य मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस का भक्षण किया था। उदाहरणार्थ करने लगे मांस भक्षण गुर्जन की आंख बचाकर, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इस दुर्बलता पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। दूसरा है देश प्रेमी। आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहा है। उन्होंने अपने सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर लिया। भारत के लिए उनका कहना था, तू चीर प्रशांत, तू चीर अजेय, सुर मुनि वंदित स्थित अप्रमेय, हे सगुण ब्रह्म वेदादि गेय, हे चीर अनादि, हे चीर अशेष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। तीसरा है सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के ही द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते हैं, पशुबुल के सम्मुख आत्म की शक्ति जगानी है, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी है। अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन कर के उनके जैसी कोई भी बिरला व्यक्ति कर सकता है। चौथा है फ्रेंड्स दृढ़ आसक्ति, दृढ़ आस्तिक। गांधी जी पुरुषार्थी हैं तो भी वे ईश्वर की सत्ता पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि साधन पवित्र होने चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। यही कारण है कि वे मात्र पवित्र साधनों का ही प्रयोग करना उचित समझते हैं। क्या होगा परिणाम सोच ले, पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, सृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। पांचवा है स्वतंत्रता प्रेमी। गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता करवाना था। वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। देशवासियों की परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं, जाग तुझे तेरी अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही हैं। मानवतावादी गांधी जी मानव में अंतर नहीं मानते। वे सबके लिए समानता का सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जीवन भर ऊंच नीच, जाति पात, रंग भेद का डट कर विरोध किया। अछूत कहे जाने वाले भारतीयों के उद्धार के लिए वे सतत प्रयत्नशील थे। इस भेदभाव से उन्हें बहुत दुख होता था। जिसने मारा मुझे कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। सातवां है फ्रेंड्स भावात्मक राष्ट्रीय और हिंदू। मुस्लिम एकता के समर्थक गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। इन्होंने भारत की समग्र जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया और हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना था, यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं अपना, 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राम राज्य का सपना। आठवां है फ्रेंड्स आत्मविश्वासी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी किया पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उनमें से वे सफल भी हुए। उनका मानना था, शासित की स्वीकृति ना मिले तो शासन क्या कर लेगा, यदि आधार मिटे भय का तो एक तंत्र ठहरेगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एक श्रेष्ठ मानव में जितने भी मानवोचित गुण हो सकते हैं वे महात्मा गांधी जी में विद्यमान थे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रश्न 3 की, जो कि है आलोक वृत्त खंडकाव्य की रचना के उद्देश्य शिक्षा सद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन अथवा करके दिए हुए हैं, उसे आप देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर। आलोक वृत्त खंडकाव्य नामक शीर्षक की सार्थकता कवि गुलाब खंडेलवाल ने आलोक वृत्त में महात्मा गांधी जी के सदाचार एवं मानवता के गुणों से प्रकाशित व्यक्तित्व को चरित्र चित्रण करते हुए किया है। इस खंडकाव्य का विषय उद्देश्य एवं मूल भाव यही है, महात्मा गांधी के जीवन को
हम प्रकाश स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति की चेतना को अपने सद्गुणों एवं सद्विचारों से प्रकाशित किया है। उन्होंने विश्व में सत्य, प्रेम, अहिंसा आदि मानवीय भावनाओं को प्रकाश डाला है। अतः हम इस जीवन वृत्त को आलोक वृत्त कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह शीर्षक उपयुक्त है। यह महात्मा गांधी के जीवन, उनके चरित्र, उनके गुणों, सिद्धांतों एवं दर्शन को परिरूपेण परिभाषित करता हुआ एक साहसिक एवं दार्शनिक शीर्षक है। आलोक वृत्त का उद्देश्य कवि गुलाब खंडेलवाल जी ने महात्मा गांधी के जीवन व कार्यों के द्वारा हमें देश प्रेम, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, लोक कल्याण की भावना, मानव मूल्यों की स्थापना, साधनों की पवित्रता, सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना आदि का संदेश दिया है। प्रस्तुत खंड काव्य मनुष्य के जीवन में आशा और आलोक विकीर्ण करता हुआ उसे मानवता के उच्चतम शिखरों की ओर उन्मुख करता हुआ उसे मानवता और संस्कृति की चेतना के परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करता है। अपने इस उद्देश्य को उन्होंने काव्य के नायक महात्मा गांधी जी के मुख से कहलवाया है, जो कि इस प्रकार है। यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं, अपना 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राम राज्य का सपना। तो फ्रेंड्स, यह थी खंड काव्य आलोक वृत्त, जो कि खंडेलवाल जी द्वारा लिखित है, के बारे में मेरी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।